नमस्कार दोस्तों, आइए फिर से डिटेल से डिस्कस करते हैं बॉटनी वाला में बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हिमाचल प्रदेश टैट में पूछे गए हैं और ये नवंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप आने वाले एचपी टैट को तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर केवीएस और एनवीएस जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ अ प्लांट इज। द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ अ प्लांट इज। प्लांट में कौन सा टिश्यू होता है जो फूड को कंडक्ट करता है? तो फूड से फल याद रख देना। फल, फूड, फ्लोएम, फ्लोएम, ये इसका करेक्ट आंसर है। फूड कंडक्टिंग टिश्यू जो प्लांट में होता है वो होता है फ्लोएम और जल से जाइलम याद रख लेना, ठीक है। और पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ये भी टिश्यू ही हैं। प्लांट्स के टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में जो टिश्यू होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और परमानेंट टिश्यू, दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू हुए? वो टिश्यू जहाँ के सेल्स जो हैं वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में एक तो टिप्स होती हैं जिनको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं और दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम जैसे नोड्स और इंटर नोड्स के बीच में जो प्रेजेंट होगा। और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है इसको हम लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं। और लेटरल मेरिस्टेम तीन तरह का होता है जिसमें वेस्कुलर कैम्बियम आता है जिसको फैस्किक्यूलर कैम्बियम कहते हैं, देन इंटरफैस्किक्यूलर कैम्बियम और तीसरा आता है कॉर्क कैम्बियम जो कॉर्क की फॉर्मेशन करते हैं। अब लेटरल मेरिस्टेम क्यों? क्योंकि ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये तो लेंथ को इंक्रीज करेंगे, लेकिन जो प्लांट्स है उनमें चौड़ाई भी तो इंक्रीज होनी चाहिए, girth मोटापा भी तो उनमें आना चाहिए। तो वो मोटापा किसकी वजह से आता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम की वजह से आता है। ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहे। अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू जो हैं वो दो तरह के होते हैं। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होते हैं स्पेशलाइज्ड या कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो परमानेंट टिश्यू होंगे उनमें आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ये बेसिक सिंपल टिश्यूज हैं। और अगर स्पेशलाइज्ड टिश्यू की हम बात करें तो उसमें दो आते हैं, एक फ्लोएम आता है और एक जाइलम आता है। जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में चार तरह के सेल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होती हैं सीव ट्यूब्स, उसके बाद होती हैं कंपेनियन सेल्स, तीसरा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा होता है फ्लोएम फाइबर्स। और अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम जो टिश्यू है ये चार तरह के सेल से मिलकर बना हुआ है। अगेन सबसे पहले आते हैं ट्रकीड्स, फिर आती हैं वेसल्स, फिर आता है जाइलम पैरेन्काइमा और फिर आते हैं जाइलम फाइबर्स। तो ये चार तरह के टिश्यूज जो हैं इनसे मिलकर फ्लोएम और जाइलम जो है वो बनता है। फ्लोएम का काम फूड कंडक्शन है, जाइलम का काम जल यानी पानी यानी वाटर का कंडक्शन है। और इस क्वेश्चन में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज डेसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन समर। डेसिडुअस लीव्स कौन से ट्रीज कौन से हुए? जो जिनके पत्ते झड़ जाते हैं।
तो यहाँ पर हम ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिक्स इक्वेटर के नज़दीक है। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जो भी डेसिडुअस ट्रीज़ होंगे जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, वो समर में झड़ते हैं, ऑटम में नहीं झड़ते, समर में झड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता होगा? ओके, ऐसा क्यों होता होगा? ऑप्शन देखते हैं। टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो इसको कर देते हैं, ठीक है, सॉरी, इसलिए वो पत्ते झड़ जाते हैं। टू गेट रीड ऑफ ड्राइड लीव्स, ड्राइड लीव से बचने के लिए, तो ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ड्राइड लीव से बचने के लिए डेसिडुअस ट्रीज जो हैं वो अपनी लीव शेड नहीं करेंगे। टू अवॉइड एक्सपोजर ऑफ ग्रीन लीव्स टू हॉट सन, ये भी कुछ बेतुके सी स्टेटमेंट लग रही है। टू अवॉइड विंड डैमेज फॉलोइंग हॉट वेव्स, विंड से डैमेज होना जो हॉट वेव से फॉलो करेंगी, तो ये भी बेतुकी सी स्टेटमेंट लग रही है। एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही लग रही है। टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, तो समर्स में वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, मान लेते हैं, और इस वजह से वहाँ पर क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन है वो रेट इंक्रीज हो जाएगा। उस ट्रांसपिरेशन की वजह से जो लॉस ऑफ वाटर है उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर क्या होता होगा, डेसिडुअस ट्रीज जो हैं वो शेड कर देते हैं अपनी लीव्स को। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट आंसर मिल पाना हमें बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह से ऑप्शंस को अगर हम एलिमिनेट करें तो हम सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज जूस इज रिच इन, तो ऑरेंज जूस, ऑरेंज इज अ मेंबर ऑफ सिट्रस फैमिली, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स में ऑरेंज आता है। और इसमें क्या चीज़ होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विच इज़ ऑल्सो नोन एज विटामिन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और विटामिन सी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जैसा रोग हो जाता है, एक डिजीज़ होती है स्कर्वी, वो होती है। ओठ की किनारे जो हैं वो फटना स्टार्ट हो जाएंगे, हाथ पैर फटना स्टार्ट हो जाएंगे, वूंड्स जो हैं वो जल्दी हील नहीं होते हैं अगर विटामिन सी की कमी हो। स्किन में ड्राइनेस जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये जो विटामिन सी है इसका बहुत अच्छा सोर्स है आंवला, विच इज़ द मेंबर ऑफ U4BAC, इंडियन गूसबेरी जिसको कहा जाता है। फाइलेंथस एम्ब्लिकस जिसका साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग विटामिन दी हुई हैं, इनके साइंटिफिक नाम भी हम देख लेते हैं। विटामिन ए जो है इसको रेटिनॉल कहा जाता है और नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो इसकी कमी से होता है। विटामिन बी जो है ये एक बी कॉम्प्लेक्स करके प्रोटीन्स नहीं, सॉरी, विटामिन्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स, और इसमें बहुत सारी विटामिन्स आती हैं और अलग अलग तरह की ये जो विटामिन्स हैं इनका अलग अलग रोल है बॉडी में, और विटामिन बी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, फैट सॉल्युबल है विटामिन ए, जो लीवर में स्टोर होती है, जबकि विटामिन बी, विटामिन सी जो है ये दोनों हैं विटामिन्स वाटर सॉल्युबल हैं। हमें डेली इनका इंटेक जो है फूड के साथ करना पड़ता है, अदरवाइज वी विल गेट डेफिशिएंट इन दीज विटामिन्स। तो विटामिन बी की अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन B1, 2, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये 7-8 विटामिन जो हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आती हैं। तो विटामिन B1 को हम बोलते हैं थायमिन। विटामिन 2 है राइबोफ्लाविन। विटामिन B3 है नियासिन जिसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन B5 है पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 है बायोटीन। B9 है फॉलिक एसिड।
B9 फॉलिक एसिड, और B12 जो है ये होती है साइनोकोबलामिन। साइनोकोबलामिन, ये B12 जो विटामिन होती है इसमें कोबाल्ट जो है वो पाया जाता है, साइनोकोबलामिन। तो इसके अलावा विटामिन ई है जिसको टोकोफेरोल कहा जाता है। टोकोफेरोल, विटामिन ई और विटामिन के जो है उसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी को कैल्सिफेरोल कहा जाता है, जो कुछ एक प्लांट सोर्स से भी हमें मिलते हैं। जैसे विटामिन डी का बहुत ही बेस्ट सोर्स अगर कहा जाए तो वो ड्रमस्टिक प्लांट है जिसको सहजन भी कहा जाता है, और बहुत अच्छे से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसको अपने घरों में हम लगा सकते हैं, और उसकी लीव्स, सीड्स, फ्रूट्स जो हैं वो हाईली अबंडेंट होते हैं कैल्शियम में, और जो वीगन डाइट फॉलो करते हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इवन मिल्क से ज़्यादा कैल्शियम जो है वो हम ड्रमस्टिक प्लांट से जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ड्रमस्टिक जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि सभी के घर आंगन में अवेलेबल हो। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इज अ साइंस डिवोटेड टू। हाइड्रोपोनिक्स क्या चीज़ होती है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी और पोनिक्स का मतलब है किसी चीज़ को उगाना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर। वाटर यानी सॉइललेस मीडियम है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे, हाइड्रोपोनिक्स। सॉइललेस मीडियम ही एक और है जहाँ पर हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं एयरोपोनिक्स। अब एयरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स में डिफरेंस है। हाइड्रोपोनिक्स में वाटर में प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है, और एयरोपोनिक्स में एयर में, हवा में ही प्लांट्स को ग्रो किया जाएगा। और यहाँ हाइड्रोपोनिक्स में क्या है, वाटर में न्यूट्रिएंट्स डाले जाएंगे और उसको ऑक्सीजनेट किया जाएगा बार बार। लेकिन एयरोपोनिक्स में क्या है, जब एयर में ही, हवा में ही प्लांट्स को उगाया जा रहा है तो वहाँ पर टाइम टू टाइम जो है वहाँ पर मिस्ट की स्प्रे की जाती है, विच इज़ न्यूट्रिएंट रिच। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच मिस्ट जो है उस इन्वायरमेंट में यहाँ पर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। डिसैलिनेटिंग वाटर है। डिसैलिनेशन का मतलब क्या है, पानी में से उसकी सैलिनिटी यानी लवणता को ख़त्म करना, उसके सॉइल सॉल्ट जो कंटेंट है उनको वहाँ से ख़त्म करना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस से डिसैलिनेशन की जाती है, डिस्टिलेशन से की जाती है, और फिल्ट्रेशन से भी डिसैलिनेशन जो है वो वाटर की जाती है। वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं जिसमें फाइटो रिमेडिएशन भी आती है। स्टडी ऑफ मरीन लाइफ को मरीन बायोलॉजी कहा जाता है, जिसमें मरीन यानी हमारे जो समुद्र हैं वहाँ पर जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको स्टडी किया जाता है, उसका मैनेजमेंट किया जाता है, उसको कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विनीन द क्योर ऑफ मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ। तो क्विनीन, ये क्वेश्चन सभी को मालूम होगा, ये सिंकोना की बार्क से लिया जाता है। सिंकोना प्लांट की बार्क से लिया जाता है, विच इज द मेंबर ऑफ फैमिली रूबिएसी। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको देखने से पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्विनीन क्या है? क्विनीन एक एल्कलॉइड है। क्विनीन एक एल्कलॉइड है, और मलेरिया एक डिजीज़ है। कौन सी डिजीज़ है मलेरिया? ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम मेनली, जिसके लिए क्विनीन को यूज़ किया जाता है, इससे होने वाली एक डिजीज़ है, और ये एक प्रोटोजोआन डिजीज़ है। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम इज़ अ प्रोटोजोआ। इसके अलावा, फाल्सिपेरम के अलावा प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये भी जो हैं ये डिजीज़ करते हैं मलेरिया कॉज। और ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम,
इसको इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के बीच में कौन ट्रांसफ़र करता है, कौन ट्रांसमिट करता है, या इसका मैं कहूँ कि इसका वेक्टर कौन है, तो वो होती है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ओके, तो ये जो मलेरिया है इसके बारे में ये चीज़ रही। और क्विनीन एक एल्केलॉइड है जो सिंकोना से ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पर धतूरा दिया गया है। धतूरा जो है ये हाईली पॉइजनस प्लांट है और ये हैलुसिनोजन है। हैलुसिनोजन मतलब, हैलुसिनोजन का मतलब ऐसा कोई ड्रग इसमें है जिसमें बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। हायोस्काइमिन है, एट्रोपिन है। ये जो ड्रग है ये कुछ अलग अलग हमें मतलब दूसरी दुनिया में लेके जाएंगे जैसा हम सोचते हैं, यानी नशा, एक किस्म से नशा जो है वो चढ़ता है इससे, हैलुसिनोजन। तो मेंबर जो है ये किसका है, सोलोनेसी, यानी डार्क शेड जो फैमिली है उसको बोलते हैं। ठीक है, सोलोनेसी फैमिली का ये मेंबर है। अगर हम जिरेनियम की बात करें तो जिरेनियम आजकल बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल प्लांट है और खेतों में भी ये नेचुरली ग्रो करता है। तो जिरेनियम एक एडिबल प्लांट है और इसमें से जिरेनियम ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये जो एसेंशियल ऑयल है, जिरेनियम ऑयल जिसको कह रहे हैं, उसको परफ्यूम में, कॉस्मेटिक्स में और अरोमा थेरेपी में यूज़ किया जाता है। सिट्रियोडोरा जो प्लांट है इसको लेमन सेंटेड गम भी कहा जाता है और ये एंटी फंगल प्रॉपर्टी और कॉस्मेटिक्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, सिट्रियोडोरा को। और सिंकोना ये तो बता ही दिया। सिंकोना जो है वो क्विनीन यहाँ से निकाली जाती है। Which of the following is not a waste material excreted by plants? Okay, वेस्ट मटेरियल जो प्लांट से नहीं निकलता है वो कौन सा है? गम, रेजिन, यूरिन और लेटेक्स। तो यूरिन जो है वो कोई भी प्लांट हमने आज तक नहीं सुना जो यूरिन को प्रोड्यूस करता है, एक्सक्रीट करता है। यूरिन जो है ये एक एनिमल प्रोडक्ट है और गम, रेजिन, लेटेक्स जो है ये प्लांट्स के वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल इन द सेंस दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो किसी प्लांट में प्रेजेंट है, बन रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उस प्लांट को लाइफ के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लाइफ या ग्रोथ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है। वो प्लांट जो है वो बिना गम के, बिना रेजिन के, बिना लेटेक्स से जी सकता है, लेकिन गम, रेजिन और जो लेटेक्स कोई प्लांट जब प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उस प्लांट को कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। और सिर्फ प्लांट में ही नहीं, ये फंगस में भी हो सकते हैं और इसके अलावा ये एनिमल्स में भी हो सकते हैं। जैसे हमने पिछले कल लाख का एग्जाम्पल पढ़ा था जो एक इंसेक्ट का प्रोडक्ट है। अभी यहाँ पर जब हम गम की बात कर रहे हैं, रेजिन की बात कर रहे हैं और लेटेक्स की बात कर रहे हैं, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है अलॉन्ग विद एल्केलॉइड। हमने अभी पीछे क्विनीन पढ़ा, तो क्विनीन इज एल्केलॉइड और वो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे गम, रेजिन और लेटेक्स में, उसको समझ लेते हैं। गम क्या है? गम जो है पॉलीसेकेराइड का बना होता है। पॉलीसेकेराइड मतलब ये कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है, ठीक है, और ये वाटर सॉल्युबल होता है। रेजिन की जब हम बात कर रहे हैं तो रेजिन जो है वो टर्पिन्स का बना होता है। टर्पिन्स का बना होता है, जैसे बिरोजा निकालते हैं पाइन से, तो वो क्या है? रेजिन है। देवदार में जो स्मेल आती है कैरेक्टरिस्टिक, वो किस चीज़ की होती है? वो इसी रेजिन की स्मेल होती है। तो ये क्या है? टर्पिन है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। और जब हम लेटेक्स की बात करते हैं तो लेटेक्स जो है इसमें आइसोप्रीन यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। लेटेक्स इज फॉर्म्ड ऑफ पॉली आइसोप्रीन यूनिट्स और ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो लेटेक्स की जब हम बात करते हैं तो वो लैटिसिफर्स जो होती हैं,
स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, लेटिसिफर्स जिनको कहते हैं, वहाँ पर ये लेटेक्स जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो लेटेक्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से रबड़ जो है दैट इज़ अ लेटेक्स। हेविया ब्राजिलेंसिस से जो निकलता है वो क्या है, एक लेटेक्स है। तो अलग अलग इनके यूजेस हैं और अलग अलग तरह से इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हमने इकोनॉमिकली यूज़ किया है, सो दे आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर इन द फॉलोइंग। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा बायो फर्टिलाइजर है? कंपोस्ट इज अ fertilizer, ammonium sulfate is a fertilizer, cattle dung is a fertilizer, alga and blue green algae it is also an fertilizer। लेकिन बायो फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो वो एल्गा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर ऐसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। और किसी भी चीज़ से हमारा यहाँ पर सीधा सा मतलब है सॉइल को जो फर्टाइल करेंगे, दे आर फर्टिलाइजर्स। जहाँ पर सॉइल जो है वो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स जिसमें प्रेजेंट होंगे या ऐसे सब्सटेंस जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उस सॉइल को प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने हैं सॉइल को, ये 2 तरह के फर्टिलाइज़र हो सकते हैं। एक हो सकता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, दूसरा हो सकता है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में भी एक बायो फर्टिलाइज़र होते हैं जिसमें एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी आ रही है। बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं जैसे राइजोबियम है, एजोस्पाइरलम है। माइकोराइजल एसोसिएशन हो सकती है विच इज़ द एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये एल्गी हो सकती है, बहुत सारी एल्गी जो हैं वो बायो फर्टिलाइज़र का काम करती है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकती है। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया जिसमें नॉस्टॉक और एनाबीना आता है। ये एजोला जो एक टेरिडोफाइट है वो भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ये जो एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एज अ बायो फर्टिलाइज़र काम करते हैं। ये तो बात हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिनको बायो फर्टिलाइज़र हम कह रहे हैं, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। दूसरे जो फर्टिलाइज़र हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, उनमें प्लांट बेस्ड फर्टिलाइज़र और एनिमल बेस्ड फर्टिलाइज़र आते हैं। जैसे प्लांट बेस्ड फर्टिलाइज़र में कौन से आ गया? कंपोस्ट इज़ अ प्लांट बेस्ड फर्टिलाइज़र। पेड़ पौधे के पत्ते थे वो सड़े गले सड़े और उन्होंने कंपोस्ट की फॉर्मेशन कर दी, तो वो क्या है? प्लांट बेस्ड। अगर हम एनिमल बेस्ड की कहें तो वो कैटल डंग क्या है? वो जो हमारे कैटल्स हैं उनका जो डंग है उसको सड़ाया और ग्रीन मैन्योर में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो वो कैटल डंग है। ग्रीन मैन्योर बेसिकली प्लांट बेस्ड होता है कि प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स जो थे उनको काटा, उनको खेतों पे वैसे ही रहने दिया, अल्टीमेटली वो सड़ जाएंगे, डिकम्पोज जो हैं वो हो जाएंगे थ्रू द डिकम्पोजर्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज करेंगे और जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है वो वापस सॉइल में चला जाएगा। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं उसमें अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र्स आते हैं जो आजकल हम खेतों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें यूरिया है, एनपीके है और साथ में ये जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे अमोनियम सल्फेट, ये भी उसी का एक एग्जाम्पल है। अमोनियम सल्फेट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ सल्फर एंड मोस्टली द नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा यूरिया खाद जो फेंकते हैं या 12-32-16 एनपीके खाद जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है? वो एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो मोस्टली अगर यूज़ किया जाना चाहिए तो वो कंपोस्ट, कैटल डंग और एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बायो फर्टिलाइज़र्स हैं। लेकिन
ज़्यादातर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उस ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।